हेलो दोस्तों, अगर आप कभी जापान गए हों या जाने का सोच रहे हों तो आप नोटिस करेंगे कि वहाँ कोई भी डस्टबिन्स नहीं होते इन पब्लिक प्लेसेस। जी हाँ, डस्टबिन्स आर नॉट अलाउड इन दी पब्लिक प्लेसेस ऑफ जापान और इसके पीछे का रीज़न है टेररिस्ट अटैक। ईयर 1995 20 मार्च सुबह 7:55 पर एक अटैक होता है मेट्रो लाइन पर। और ये अटैक कोई बंदूक या बॉम्ब से नहीं होता, ये एक केमिकल अटैक था, सरीन गैस अटैक, जो लोगों को सीवियर पॉइजनिंग करके उनके नर्वस सिस्टम को चोक कर देता है। स्टेशन पर जो डस्टबिन्स थे वहाँ बैग्स में सरीन गैस को भरकर डस्टबिन में छुपा दिया जाता है, जिससे धीरे धीरे गैस लीक करने लगती है और जो लोग उसके कांटेक्ट में आते जाते हैं उनको सिम्टम्स जैसे टाइटनेस इन दी चेस्ट, डिफिकल्टी ब्रीथिंग एंड इट लीड्स पोटेंशियली टू डेथ। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स अराउंड 640 लोग इस गैस अटैक की चपेट में आ जाते हैं। इस अटैक के पीछे ओम श्रीनियोकोवक्ति नामक का हाथ था, जिसके नाम का मतलब था सुप्रीम ट्रूथ। इसकी शुरुआत 1980 के दशक में एक स्पिरिचुअल ग्रुप के रूप में हुई थी, जो कि हिंदू एंड बुद्धिज्म के प्रिंसिपल्स का कॉम्बिनेशन था। ओम एक स्पिरिचुअल ग्रुप जिसने जापान को हिला दिया, एक ग्रुप जिसने खुद को भगवान बताया और फिर बन गया जापान का सबसे बड़ा कल्ट। कल्ट दोस्तों एक ऐसा समूह, एक ऐसा ग्रुप होता है जहाँ के लोग अपने नेता को भगवान मानते हैं और उसकी कही हुई हर बात का अनुशासन और पालन करते हैं। 1989 में इस ग्रुप को एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन का स्टेटस भी मिल जाता है जापान में। ओम यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चर देता था, किताबें लिखता था और देखते ही देखते हर जगह से इसके लाखों फॉलोअर्स बन गए। जापान में ओम के कई फॉलोअर्स टॉप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी थे। ये वही युवा पीढ़ी थी जो पढ़ाई और करियर के दबाव में जी रही थी और ओम ने उन्हें एक मीनिंगफुल लाइफ देने का प्रॉमिस किया था। धीरे धीरे ओम और ये ग्रुप और भी डेंजरस होता गया, जिसे लगने लगा था कि दुनिया में थर्ड वर्ल्ड वॉर होने वाला है और सिर्फ इस ग्रुप के लोग ही जिंदा बचेंगे। इस ग्रुप ने वायलेंट एक्टिविटीज़ जैसे किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन, यहाँ तक कि मारा भी। इनके कई अटैक्स में केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स का भी इस्तेमाल किया गया। मार्च 1995 के हमले के बाद इस ग्रुप ने कई बार हाइड्रोजन साइनाइड को अलग अलग स्टेशनों पर रखने की कोशिश की, पर इनका कोई भी प्रयास सफल नहीं हुआ। टोक्यो हमले के बाद ये पूरा ग्रुप अंडरग्राउंड हो गया है और इन्होंने अपना नाम बदलकर एल्फ रख लिया। इसी टेररिस्ट अटैक के बाद जापान ने पूरे कंट्री से डस्टबिन्स को बैन कर दिया, जिससे कोई अनआइडेंटिफाइड चीज़ उसमें ना छिपाई जा सके। इसके अलावा दोस्तों, जैसा आप सब जानते हैं कि जापान में लोग सफाई और व्यवस्था को बहुत ज़रूरी मानते हैं। जापान में गार्बेज को 3 तरीके से डिवाइड किया जाता है। बर्नेबल, जो जल सके, इस रसोई जैसे कि रसोई का कचरा, कागज़ आदि इसमें शामिल होते हैं। नॉन बर्नेबल, जिसको जला नहीं सकते, इस श्रेणी में धातु, कांच, सेरेमिक और अन्य जो जल नहीं सकती उस प्रकार की वस्तुएं आती हैं। और थर्ड कैटेगरी होती है रिसाइकिल, जिसको दोबारा यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि प्लास्टिक की बॉटल्स, डब्बे, न्यूज़पेपर्स आदि। इसीलिए वहाँ के लोग अपने कूड़े को बहुत सावधानी से संभालते हैं, अच्छे से पैक करके शाम को घर पर लाते हैं और फिर तीनों कैटेगरीज में अलग अलग डिवाइड करते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।